सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 240 तक ऑलरेडी आपने पिछली वीडियोस में पढ़ लिया है और बहुत ही अच्छी लग रही है आपको ये सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ और बहुत ही अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके सभी क्वेश्चंस का आंसर बताती हूँ। और दोस्तों, आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आगे भी ऐसे ही सभी विषयों की सीरीज मैं लेकर के आऊंगी और आपको क्लासेस भी मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, आपको पता है। तो आप लोग क्लासेस भी पढ़िए, क्वेश्चंस भी पढ़िए, ताकि आप लोग की जो तैयारी है बाल मनोविज्ञान विषय की वो बहुत अच्छी हो जाए और आप लोग को किसी प्रकार का डर या भय रहे ही ना इस विषय को लेकर के। दोस्तों, आप लोग प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी आपके साथ इस वीडियो को देख पाएं और आपके साथ ही पढ़ पाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 241 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 241 है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है? व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है। व्यक्तित्व की विभिन्नता, अभिवृत्ति में विभिन्नता, ऊंचाई में विभिन्नता या उपलब्धि में विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है कि कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं हो सकते। समान बिल्कुल नहीं हो सकते। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि उनके स्वभाव में कुछ ना कुछ जरूर परिवर्तन, दोनों के कुछ ना कुछ आपको स्वभाव में निश्चित रूप से विभिन्नता देखने को मिलेगी। यानी कि अगर एक व्यक्ति अंतर्मुखी है तो दूसरा आपको बहिर्मुखी मिलेगा। यानी कि एक इंसान है जो अपनी बातों को आसानी से दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर देता है या एक्सप्लेन कर देता है, या फिर ये कहें कि अगर ढेर सारे लोगों की भीड़ है तो वो व्यक्ति उनके सामने बोलने में बिल्कुल नहीं झिझकता है। तो ऐसे प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं? बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो अंतर्मुखी, वो बहुत शर्मीले होते हैं, वो अपनी बात को ढेर सारे लोगों के सामने नहीं कह पाते हैं, वो अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो इस तरीके के व्यक्ति क्या होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं। और दूसरे तीसरे होते हैं जो वो होते हैं उभयमुखी, यानी कि वो उनके अंदर कुछ कुछ बहिर्मुखी के लक्षण भी होते हैं और कुछ कुछ अंतर्मुखी के लक्षण भी होते हैं। तो आप देखोगे किसी भी प्रकार से दो व्यक्ति आपको समान नहीं मिलेंगे। तो ये तो सही हो गया अगर देखा जाए तो, यह व्यक्तित्व में विभिन्नता का ही प्रकार है। इसके अलावा अभिवृत्ति में विभिन्नता, वही बात हुई कि कहीं ना कहीं इनकी सोच डिफरेंट है, तो इनकी अभिवृत्ति यानी कि इनकी सोच अलग अलग है, तो इनकी जो पसंद नापसंद होगी वो भी क्या होगी? अलग अलग होगी। किसी को मीठा पसंद है तो किसी को नमकीन पसंद है। तो इस तरीके से इनकी क्या होगी? इनकी अभिवृत्ति, इनकी आदतें भी क्या होंगी? अलग अलग होंगी। इनकी पसंद नापसंद, रुचियां, ये सब अलग अलग होंगी। इसके अलावा ऊंचाई में विभिन्नता और चौथा दिया हुआ है उपलब्धि में विभिन्नता। तो जो उपलब्धि होती है हर एक व्यक्ति की क्या होती है? अलग अलग होती है। आप अपने आसपास देखोगे दोस्तों, इस तरीके से अगर हम उपलब्धि की बात करें तो उपलब्धियां आपको पता है हर एक व्यक्ति की क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। उपलब्धियों का मतलब कोई आपको डॉक्टर मिलेगा, अपने ही समाज में कोई डॉक्टर मिलेगा, कोई इंजीनियर मिलेगा, कोई टीचर मिलेगा, कोई पुलिस मिलेगा। तो आप देखोगे कि सबकी उपलब्धियां क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो सबने क्या किया? अपने अपने जीवन में क्या किया? अलग अलग उपलब्धि हासिल की। तो इस तरीके से ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों ही क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार है। लेकिन जो ऊंचाई में भिन्नता है यह किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति अगर लंबा है तो वह ज्यादा बुद्धिमान होगा, अगर वह छोटा है तो कम बुद्धिमान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 242 है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है? वंशानुक्रम, वातावरण, लिंग भेद या उपर्युक्त सभी। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण वंशानुक्रम भी होता है, यानी कि अपने माता पिता से बच्चों को जो गुण मिलते हैं वह क्या होते हैं? वंश के थ्रू, वंशानुक्रम के थ्रू ही क्या होते हैं? उनके अंदर आते हैं। वातावरण यानी कि बच्चे के आसपास का जो माहौल होता है। लिंग भेद, तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है ये क्या है? ये उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243 है, बुद्धि लब्धि IQ को सर्वप्रथम किसने मापा? टर्मन ने, स्टर्न ने, बिने ने या कोई ने? दोस्तों, मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा
तो आपको बताना है कि किसने दिया था, बिने ने दिया था। लेकिन जब बुद्धि लब्धि जहां पर आएगा, बुद्धि लब्धि आईक्यू सर्वप्रथम किसने मापा था, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में टर्मन, स्टर्न, बिने और कोई नहीं दिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, टर्मन ने। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये जो सूत्र है आईक्यू निकालने का, यह टर्मन ने ही बताया था। तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 244 है, बुद्धि लब्धि मापन का एकल कारक सिद्धांत के समर्थक हैं बिने, टर्मन, स्टर्न या सभी। तो बुद्धि लब्धि मापन का जो एकल कारक सिद्धांत है, यानी कि इसे हम एक कारक सिद्धांत भी कहते हैं, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं बिने, टर्मन, स्टर्न या सभी। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया था, और जब बुद्धि टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था आपको कि जो बुद्धि है वह एक एक अखंड इकाई है, या किसने कहा था, बिने ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 245 है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, आप देखिए वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, बिने, साइमन, स्पेयरमैन या टर्मन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिने ने दिया था। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में बिने साइमन एक साथ मिलेगा, जब बिने और साइमन एक साथ मिलेगा तो आप उसी ऑप्शन को चूज करोगे, लेकिन अगर यहाँ पर अलग अलग दिया है तो हम बिने को ही चूज करेंगे। ऑप्शन ए, बिने राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग कि इन्होंने 1905 में दिया था मानसिक आयु का प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 246 है, किसने कहा बुद्धि जन्मजात होती है, गाल्टन ने, बर्ट ने, कॉफमैन ने या सभी ने। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 247 है, बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता कौन है, रेवन, हेल्मस, जैनसन या सभी। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेवन। बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता हैं रेवन। याद रखिएगा, बुद्धि कल्चर फेयर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 248 है, जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे हम क्या कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो बुद्धि परीक्षण होता है वह दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में किसी एक व्यक्ति को बैठा करके उसकी परीक्षा हम लेते हैं, और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है उसमें हम ग्रुप में ढेर सारे लोगों को क्या करते हैं, अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो हम क्या करते हैं, 5-5 बच्चों का अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप में टेस्ट लेते हैं। तो ग्रुप में टेस्ट लेने से क्या होता है, समय की बचत होती है, कम समय में ढेर सारे बच्चों का टेस्ट हम एक साथ ले लेते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन बी जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यह क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 249 है, क्रेस्मर जो कि एक विद्वान है, उन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार किस आधार पर बताए हैं, मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर, मानसिक शक्तियों के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर या उपयुक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर है शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेस्मर ने क्या किया था, व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे। और जो 4 प्रकार थे वो मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया है। इन्होंने लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय और मिश्रित, ये 4 प्रकार बताए थे। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 250, मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, पोर्टर एवं कैटल ने, गिलफोर्ड एवं जिमरमैन ने, हाथवे व मैकिनले ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मिनीसोटा बहुपक्षीय बुद्धि परीक्षण इसको हम कहते हैं, याद रखिएगा, मिनीसोटा बुद्धि परीक्षण या मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। यह परीक्षण किया था मिनीसोटा बहुपक्षीय परीक्षण या मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण सर्वप्रथम हाथवे व मैकिनले ने किया था। हाथवे और मैकिनले इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिनीसोटा परीक्षण किसने किया था या मिनीसोटा व्यक्तित्व सूची का निर्माण किसने किया था, बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिनीसोटा या मिनेसोटा आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, हाथवे और मैकिनले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 251 है, छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उससे क्या कहते हैं, निरीक्षणात्मक पद्धति, साक्षात्कार विधि, प्रयोगात्मक पद्धति या सैद्धांतिक पद्धति।
तो दोस्तों छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए हम जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं वह होती है साक्षात्कार विधि। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इंटरव्यू मेथड से हम क्या करते हैं, छात्रों के व्यक्तित्व को मापते हैं, यानी कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, वह अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है या उभयमुखी प्रकार के हैं, या उनको किस प्रकार से गाइड करना है, उन्हें किस प्रकार का उन्हें करियर चूज करना है, कौन सी फील्ड में जाना है, इस प्रकार का परामर्श देने के लिए सबसे अच्छी पद्धति जो है एक शिक्षक अपनाता है वो है साक्षात्कार विधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 252 है, बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, केस स्टडी या प्रायोगिक विधि। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी केस स्टडी। तो बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या है, केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 253 है, बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है। मैंने आपसे बताया है कि जब भी मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था, विनय साइमन ने किया था। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर विनय साइमन देना होगा। अगर बुद्धि लब्धि आता है तो इसमें आपको किस तरीके से आंसर देना है, बुद्धि लब्धि और आईक्यू जहां भी आएगा वहां पर आपको याद रखना है या तो टर्मन होंगे या तो स्टर्न होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय दिया गया है किस मनोवैज्ञानिक को, तो आप ध्यान से देखिए इसमें सिगम डेरी, मैकडूगल, कोहलर या स्टर्न। तो यहाँ पर आप देखिए कहीं पर भी टर्मन नहीं है, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे हम, ऑप्शन डी स्टर्न। स्टर्न ने भी अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया था, लेकिन जहां पर फॉर्मूले की बात होगी, बुद्धि लब्धि के फॉर्मूले की, वहां पर टर्मन ही आएंगे क्योंकि फॉर्मूला उन्होंने ही दिया था। लेकिन बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय स्टर्न यानी कि इनको भी जाता है, तो आप नाम इनका भी याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 254 है, विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य होता है क्या। आखिर में शारीरिक शिक्षा बच्चों को क्यों दी जाती है, इसका क्या उद्देश्य है। फिजिकल एजुकेशन ऑप्शंस हैं, बालकों को विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व उत्तम खिलाड़ियों का निर्माण करना, बालकों में शारीरिक तंदुरुस्ती का उन्नयन करना, छात्रों को शैक्षिक दुरूहता से मुक्ति प्रदान करना या छात्रों की शारीरिक क्रियाशीलता में वृद्धि करना। तो राइट आंसर यहाँ पर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में या बालकों में शारीरिक तंदुरुस्ती का उन्नयन करना। यहाँ पर बताया गया है कि जो फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा बच्चों को दी जाती है उसका उद्देश्य है कि शारीरिक तंदुरुस्ती आए बच्चों के अंदर। हर एक बच्चा कोई ना कोई स्पोर्ट खेले, चाहे कोई क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, बैडमिंटन खेले, हॉकी खेले, कुछ भी खेले, लेकिन कोई ना कोई बच्चा हर तरीके से किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में जरूर हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 255 है, विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों जरूरी है। घर पर स्वास्थ्य परीक्षण में समय अधिक लगता है, विद्यालय में डॉक्टर आकर एक ही समय में कार्य कर जाता है, माँ बाप के पास इतना धन उपलब्ध है, कहा नहीं जा सकता, यह विद्यालय का भी दायित्व है। तो विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों जरूरी है, इसका रीजन है दोस्तों कि यह विद्यालय का भी क्या है, दायित्व है कि वह बच्चों के स्वास्थ्य का क्या रखे, ख्याल रखे। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह एक विद्यालय का दायित्व है कि वह अपने बच्चों का क्या करे, ख्याल रखे, उनको समय समय पर क्या करे, उनको समय समय पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। और जिस बच्चे को जो भी समस्या है, चाहे किसी को देखने में समस्या है, किसी को सुनने में समस्या है, या किसी भी बच्चे के अंदर किसी तरीके से विटामिन मिनरल्स की कमी है, तो उसके लिए क्या हो, रेगुलर क्या हो, स्कूलों में चेकअप जरूर हो, बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 256 है, विद्यालयों में छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। माता पिता को उनके बालकों की सीमाओं का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना, छात्रों को निदानात्मक परामर्श प्रदान करना या छात्रों के महत्वाकांक्षा स्तर को बढ़ाना। तो दोस्तों यहाँ पर छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना यही राइट आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि जब छात्रों की बुद्धि लब्धि का हमें पता होगा, उनकी बुद्धि का ज्ञान होगा कि यह बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, तो हम उसको उसी के अनुकूल क्या करेंगे, उसी के अनुकूल उसको एटमॉस्फियर प्रदान करेंगे, उसी के अनुरूप उसे हम क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। तो इसलिए
छात्रों को उनके अनुकूल प्रत्याशाएं प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी बुद्धिलब्धि ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 257 है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता या मनोविश्लेषण जो पद्धति है इसके जन्मदाता कौन है, इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा गया है। तो सिगमंड फ्रायड, जी लेसर एंडरसन, सी एच जुड या फिर स्टाउट। राइट आंसर है ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। तो आप लोग प्लीज इसको याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है बार बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 258 है, बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है वातावरण, वंशानुक्रम, आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वंशानुक्रम। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक होता है उनका वंशानुक्रम, यानी कि उनके माता पिता से जो उन बच्चों को जीन्स मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 259 है, थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत निम्नांकित में से कौन सा है? एक कारक सिद्धांत आपको पता है विनय ने दिया है, इसके अलावा प्रतिदर्श सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, यहाँ पर 3 ऑप्शन और दिए गए हैं। तो दोस्तों एक कारक सिद्धांत आपको पता है कि विनय ने दिया था, द्विकारक सिद्धांत भी आपको पता है किसने दिया था, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, और जो बहुकारक सिद्धांत है यही दिया था थॉर्नडाइक ने। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। और समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 260 है, अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? फॉर्म बोर्ड परीक्षण के नाम से, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण के नाम से, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के नाम से और पास अलोंग परीक्षण के नाम से। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी पास अलोंग टेस्ट के नाम से हम जानते हैं अलेक्जेंडर के निष्पादन बुद्धि परीक्षण को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पास अलोंग टेस्ट के नाम से हम अलेक्जेंडर के निष्पादन बुद्धि परीक्षण को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 है, औपचारिक संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? दोस्तों जो जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक थे वह पहले एक जीव वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने जीव विज्ञान पढ़ा था, लेकिन जब उनके खुद के बच्चे हुए तो उन्होंने क्या किया, जब से वो पैदा हुए तब से लेकर के उनके विकास का उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, तो उन्होंने उन जो विकास की अवस्थाएं हैं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं अपने बच्चों की, उनको उन्होंने 4 भागों में बांटा था। तो यहाँ पर पूछा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वह होती है 11 वर्ष से ऊपर। दोस्तों इनकी जो पहली अवस्था थी वो थी संवेदी गामक अवस्था या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था। यह पहली अवस्था थी जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक थी। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी थी वह थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष थी। तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक थी। और लास्ट थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष थी। तो 11 वर्ष था उससे आगे, तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और जीन पियाजे के विषय में जीन पियाजे ने ये 4 अवस्थाएं बताई हैं, इस पर मैंने 2 वीडियो बनाया है, विस्तार से मैंने आपको जीन पियाजे का पूरा थियरी समझाया है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 262 है, बुद्धि परीक्षणों में सर्वप्रथम मानसिक आयु का प्रयोग कब किया गया? मानसिक आयु के प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये मैं 3 बार आपको बता चुकी इसी वीडियो में कि मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम विनय और साइमन ने दिया था। कब दिया था? 1905 में दिया था। तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263 है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बुद्धि का वैज्ञानिक मापन एबिंगहास द्वारा, टर्मन द्वारा, विनय द्वारा या वुड द्वारा? तो आप सभी को अच्छे से पता है कि बुद्धि का मापन किसने शुरू किया था? बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया था? तो किसने स्टार्ट किया था? मानसिक आयु का प्रत्यय या बुद्धि का वैज्ञानिक मापन? दोस्तों ऑप्शन सी जो है विनय, यही राइट आंसर होगा
क्योंकि यहाँ पर बुद्धि लब्धि नहीं लिखा है, आईक्यू नहीं लिखा है कहीं पर। यहाँ पर क्या कहा है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? बिने और साइमन के द्वारा। लेकिन अगर पूछता है कि बुद्धि लब्धि सूत्र किसने दिया था, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला किसने दिया था, तो किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। तो आपको याद रखना है कि जहां पर भी बुद्धि लब्धि या बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछेगा तो किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। और मानसिक आयु का प्रत्यय या बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो प्रारंभ 1905 में बिने और साइमन ने ही किया था। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 264 है, भारतीय मनोवैज्ञानिक जलोटा द्वारा निर्मित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किस प्रकार का है? व्यक्तिक शाब्दिक, व्यक्तिक अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक या सामूहिक अशाब्दिक? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सामूहिक शाब्दिक। यानी कि इसमें समूह में लोग रहते थे और समूह में ही उनका परीक्षण होता था, और यह शाब्दिक यानी कि पढ़े लिखे लोगों के लिए यह परीक्षण इन्होंने बनाया था। किसने? मनोवैज्ञानिक जलोटा ने इसे बनाया था, और इसे उन्होंने क्या नाम दिया था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। याद रखिएगा आप लोग। और यह एक सामूहिक शाब्दिक परीक्षण यानी कि पढ़े लिखे लोगों को ग्रुप में बुला करके या बैठा करके उनका परीक्षण किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 265 है, पियाजे के बौद्धिक विकास में 4 से 7 वर्ष की अवस्था किस चरण को सम्मिलित करती है? तो 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था है यह क्या है? यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो यहाँ पर आप देखिए, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, औपचारिक संक्रियात्मक स्तर, अंत प्रज्ञात्मक चिंतन के स्तर को या संवेदी गतिशील स्तर को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या करते हैं बच्चे? संप्रत्ययों का निर्माण करना शुरू करते हैं, और यह अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। तो 4 से 7 इसी में तो आएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 266 है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रा ए मैन परीक्षण। ड्रा ए मैन परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? यह परीक्षण किसने बनाया था? ऑप्शंस है अलेक्जेंडर द्वारा, कोह द्वारा, गुड एनएफ द्वारा या भाटिया द्वारा। तो ड्रा ए मैन परीक्षण गुड एनएफ के द्वारा यह निर्मित किया गया था, और यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रा ए मैन परीक्षण, ड्रा ए मैन परीक्षण किसके द्वारा निर्मित है? गुड एनएफ के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 267 है, बुद्धि का मानसिक वृद्धि या मेंटल ग्रोथ सिद्धांत किससे संबंधित है? थर्स्टन से, थॉर्नडाइक से, पियाजे से या थॉमसन से? तो बुद्धि का मानसिक वृद्धि, जिसे हम संज्ञानात्मक बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं, यह किसने दिया है? तो यह दिया है पियाजे ने। जीन पियाजे द्वारा ही बच्चों की मानसिक आयु का, बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर का अध्ययन किया गया, और उनकी मानसिक वृद्धि का भी अध्ययन किया गया कि किस तरीके से उनकी मेंटल ग्रोथ होती है, जिस तरीके से उनकी एज बढ़ती है। तो इस पर जीन पियाजे ने ही अध्ययन किया था। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 268 है, 1937 में संशोधित स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण अन्य किस नाम से जाना जाता है? टर्मन बिने परीक्षण, टर्मन मेरिल परीक्षण, वैश्वर बलेव्यू परीक्षण या फिर साइमन बिने परीक्षण? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टर्मन मेरिल परीक्षण के नाम से यह जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 259 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है? तो पियाजे, जीन पियाजे के बौद्धिक विकास का जो प्रथम चरण है उसे हम कहते हैं संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो यह है सेंसरी मोटर फेज। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। तो इस तरीके से इन्होंने टोटल 4 अवस्थाएं बताई हैं, और चारों का नाम और चारों का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कितने से कितने एज तक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 270 है, समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो दोस्तों थर्स्टन द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, थॉमसन द्वारा या पियाजे द्वारा? इसका भी आंसर ऑलरेडी मैं इस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थर्स्टन। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 270 तक कंप्लीट कर लिया।
और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करना आप लोग मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों ऐसे ही चैनल से बने रहिए और आप लोग हर एक विषय की वीडियोस को देखिए। आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं यूपी टेट में। आपको सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और जितने भी मनोविज्ञान विषय की वीडियोस इससे पहले मैंने बनाए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।